स्टूडेंट्स, देखिए ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एम डी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एम डी दानिश सर। देखिए मैं आज बताने जा रहा हूँ चैप्टर जो पढ़ाऊँगा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर्स केमिस्ट्री का। वो है केमिकल्स रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये एनसीईआरटी बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, केमिकल्स रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और क्या क्या होता है, उसका सिचुएशन होता है केमिकल रिएक्शंस होने के लिए। और हमने ये भी बताया था कि कोई चीज़ चलने के लिए क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, उसमें जैसे मैग्नीशियम रिबन का जलने का तरीका बताया था। और देखिए एक्टिविटीज़ को भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। देखिए राइट केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस में हमने बता दिया था कि अगर कोई रासायनिक घटना होता है, अगर कोई भौतिक चेंज होता है या रासायनिक चेंज होता है, अगर हम एलिमेंट डालते हैं रासायनिक चेंज हो जाता है, मतलब कि फिजिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शंस हुआ है। तो केमिकल रिएक्शंस जब भी होंगे तो किसी खास रेशियो में होंगे, किसी किसी पौधे मतलब कि किसी पौधों या मतलब किसी जीव जंतु में केमिकल्स रिएक्शंस होंगे तो वो क्या होगा, कोई खास डायरेक्शंस में होगा। तो देखिए केमिकल्स रिएक्शन यहाँ हम पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो देखिए इधर लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट में मैग्नीशियम है और प्लस ऑक्सीजन है। जो चीज़ मिलता है, जो मटेरियल हमारा गिवन है वो एलएचएस में लिखते हैं और उसके मदद से जो मटेरियल हम बनाते हैं उसको हम आरएचएस में लिखते हैं। देखिए जब हम केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं तो उसमें मतलब कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा हुआ होता है। केमिकल्स इक्वेशन सिर्फ यही बताता है कि ये चीज़ मिला तो ये चीज़ बना। मतलब कहने का अर्थ है कि केमिकल्स इक्वेशंस जो होते हैं वो सारी बातें डिटेल से बताते हैं, लेकिन उतनी डिटेल में भी नहीं बताते हैं। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन में जलेगा प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। देखिए और इसको लिखेंगे कैसे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशंस Mg प्लस 2O2, 2O2 Mg+2O2 M 2H2O, मतलब कि सॉरी 2H2 नहीं, 2MgO। देखिए यहाँ पर देखिए इक्वेशंस क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, एक से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ये हमारा रिएक्टेंट है। देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। देखिए इस तरह से हम लोग लिखते हैं। उसके बाद देखिए राइट अ केमिकल इक्वेशंस। राइट अ केमिकल इक्वेशंस। देखिए देयर इज एनी दे is there any other shorter way of representing chemical equations? Chemical equation can be made more concise and more concise and useful if you use chemical formula instead of a word instead of word. A chemical equations represent a chemical reactions. देखिए केमिकल्स इक्वेशंस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शंस। देखिए केमिकल्स इक्वेशंस जो होता है वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कि कोई केमिकल्स रिएक्शंस दिया हुआ है या केमिकल चेंज दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, केमिकल रिएक्शंस दिया हुआ है, इसका मतलब कि दो एलिमेंट मिलेगा और तीसरा एलिमेंट बनाएगा। दो रिएक्टेंट मिलेगा मतलब कि हमारा एलएचएस में रिएक्टेंट होगा और वो गिव्स आरएचएस में देगा हमारा मतलब कि आउटपुट। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जला और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। देखिए काउंट एंड कंपेयर दी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन दी एलएचएस एंड आरएचएस। अब जब ये हो गया तो अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का इस्तेमाल करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि एलएचएस और आरएचएस में नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब
कि जो एलिमेंट इधर डालेंगे एलएचएस में वही एलिमेंट हमारा आरएचएस में मिलना चाहिए। मतलब कि जो हम जो एलएचएस में हम डालेंगे, जो जो भी मॉलिक्यूल एलएचएस में डालेंगे आरएचएस में वही मॉलिक्यूल मिलना चाहिए। आरएचएस में वही एटम्स, अगर एलएचएस में हम जितना किसी एटम को डालेंगे उतना ही आरएचएस में हमारा एटम मिलना चाहिए। तब ये क्या होगा, इक्वेशंस हमारा बैलेंस होगा। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू कितना कितना हमारा यूज हुआ ये निकालने के लिए फ़ायदेमंद होता है। देखिए, इज देयर नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट सेम ऑन द बोथ साइड, मतलब कि दोनों तरफ एलएचएस में भी, प्रोडक्ट साइड में भी और रिएक्टेंट साइड में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स आपका बराबर होना चाहिए। इज देयर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट दैट सेम ऑन द बोथ साइड्स, इफ यस देन द इक्वेशन इज वैलिड। अगर एलएचएस और आरएचएस में नंबर ऑफ एलिमेंट को हमने बराबर कर दिया, मतलब एलएचएस का नंबर ऑफ एलिमेंट और आरएचएस का नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमने बराबर कर दिया तो इसका मतलब कि हमारा इक्वेशंस क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अगर मान लीजिए जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O, मतलब कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर जल बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल मतलब 2H2, मतलब हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके, हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके वाटर का दो मॉलिक्यूल बनाता है 2H2O। मतलब 2H2O वाटर का दो मॉलिक्यूल, याद रखिएगा, मतलब हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलकर वाटर का दो मॉलिक्यूल बनता है, याद रखिएगा। उसी तरह मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो अगर एलएचएस आरएचएस में नंबर ऑफ एटम की संख्या को हमने बराबर कर दिया तो क्या हुआ, मेरा वो बैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन होता है हीट एंड ट्रायल मेथड पर, मतलब देखते हैं कि नंबर आगे में कितना से इंटू करे, कि एलएचएस में आगे में कितना से इंटू करे कि आरएचएस के बराबर हो जाए, आरएचएस में कितना से इंटू करे कि बोथ साइड सेम एलिमेंट जो है वो हमारा बराबर हो जाए। देखिए, रिकॉल्स बैलेंस इक्वेशंस रिकॉल्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9th। देखिए, हम लोग क्या करते हैं इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का काम करते हैं। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि दोनों, अगर कोई रिएक्शंस होता है तो रिएक्शंस होने के बाद दोनों साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का वैल्यू सेम होता है। रिएक्टेंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद देखिए, in the recall the law of conservation of mass that you studied in the class 9th. Mass can neither be created nor be mass neither be created nor be destroyed in a chemical reactions। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो मास क्या होता है, ना ही क्रिएट होता है ना ही बर्बाद होता है, वो हमेशा कंजर्व रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। दैट इज द the total mass of element present in the product of a chemical reactions has total chemical reactions has to be equal to the total mass of the elements present in the reactant। मतलब किसी भी केमिकल्स रिएक्शंस में जो हमारा मास रिएक्ट प्रोडक्ट साइड होगा वही मास रिएक्टेंट साइड होगा। मतलब प्रत्येक एलिमेंट का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब जाके केमिकल रिएक्शंस क्या हुआ, बैलेंस हुआ। अब देखिए, इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेंस द सेम। नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए, एलएचएस और आरएचएस में सेम रहना चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल लोकेशन, before and after a chemical reactions, hence we need to balance a skeletal chemical equations। मतलब अगर हम देखते हैं कि कोई केमिकल इक्वेशंस बैलेंस नहीं है तो उसके स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। देखिए, is the chemical equations 1.2 balance? Let us know about the balancing chemical equation step by step।
अब बैलेंस कैसे करेंगे, 1.2 में दिखा रहे हैं कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड मिला तो बनाया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जब मिला तो बनाया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो देखिए ये हमारा एसिड बेस रिएक्शंस है और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। जेडन जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड में एच से सल्फ्यूरिक, जेडन जो होता है जेडन सल्फेट, तो ये जब सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फ्यूरिक एसिड में से H2 को क्या करेगा, निकाल देगा। मतलब जो हमारा जेडन है H2SO4 में से H2SO4 में H2 को निकाल देगा और बना देगा जल, और खुद ZnSO4 बना लेगा। तो मतलब Zn H2SO4 में से H2 को हटा देगा और ZnSO4 प्लस H2 बना देगा। ये इक्वेशंस हमारा बनेगा। अब देखिए दोनों साइड में हम क्या करेंगे, देखेंगे जब LHS Zn इधर एक है, देखिए इधर Zn एक है तो इधर भी Zn एक है, तो देखिए एक एक LHS RHS में बराबर हुआ। उसके बाद हाइड्रोजन इधर 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर हुआ। उसके बाद देखिए सल्फ़र, इधर सल्फ़र एक है तो इधर सल्फ़र एक है, LHS RHS में सल्फ़र क्या है, बराबर हुआ। अब देखिए सल्फ़र के बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन इधर 4 गो है, इधर भी 4 गो है, LHS में भी 4 गो, RHS में भी 4 गो। तो ये हमारा इक्वेशंस कैसा है, ये बैलेंस इक्वेशन है। उसी तरह देखेंगे Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2O, इसका बैलेंस इक्वेशंस क्या होगा। देखिए Fe प्लस H2 प्लस Fe3O4 प्लस H2O, तो यहाँ पर देखिए LHS में, इसमें इस केमिकल रिएक्शंस में कितना एलिमेंट है, Fe है, H है और O है। Fe देखिए Fe आयरन है, H हाइड्रोजन है, O ऑक्सीजन है। तो LHS में देखिए Fe1 RHS में Fe3, इधर हाइड्रोजन H2 इधर H2, दोनों तरफ से हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर एक, इधर ऑक्सीजन 4, तो ये अनबैलेंस। मतलब देखिए Fe के बराबर नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बराबर है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से सॉल्व करेंगे, फिर लिख देंगे दोनों तरफ लिख देंगे। और देखिए हम क्या करेंगे, ये दोनों तरफ का एलिमेंट्स को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या किए, यहाँ पर Fe3 है तो 3 से हम क्या करेंगे, 3 से Fe में LHS में इंटू करेंगे। Fe3O4 है, देखिए Fe3O4 है तो हम क्या करेंगे, Fe3O4 है तो याद रखिएगा इसमें कैसे बैलेंस करेंगे। H2 इधर 8 है, H2 देखिए, तो इधर बैलेंस कैसे करेंगे, तो Fe में 3 से इंटू करेंगे। देखिए Fe में हम क्या करेंगे, 3 से इंटू करेंगे। और देखिए इधर हाइड्रोजन 4 दूना 8 है, इधर हाइड्रोजन 4 दूना 8 है। तो सबसे पहले जल को हम बैलेंस कर रहे हैं, वाटर को H2O। देखिए इधर 4 हाइड्रोजन, देखिए इधर हमारा कितना था, तो इधर हमारा कितना था, तो देखिए एक हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन जल में है, इधर हाइड्रोजन अलग है। तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर को का क्वांटिटी बढ़ेगा, तो 4 से इंटू कर देंगे तो 4 दूना 8 H2 हो जाएगा, 4 दूना क्या हो जाएगा 8 H2। और यहाँ पर 2 है तो 4 से इंटू कर देंगे तो 4 H2 हो जाएगा। H2 बैलेंस हो गया। अब O कितना हो गया, O 4 है तो इधर भी 4 हो गया। Fe3 बैलेंस करना है तो इधर 3 है तो इधर Fe3 में 3 से इंटू कर देंगे तो यह हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्या, Fe3Fe, देखिए हो जाएगा हमारा 3Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस 4H2O। ये इक्वेशंस आपका निकलेगा, ये केमिकल इक्वेशंस आपका निकलेगा। देखिए उसके बाद राइटिंग अ सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, अब उसको क्या करेंगे, उसके सिंबल के आधार पर उसको फिजिकल स्टेट में हम लिख देंगे।
वही हमारा केमिकल रिएक्शंस होता है। केमिकल्स रिएक्शन में मतलब कि उसको हम लोग सिंबल में, अगर कोई केमिकल्स रिएक्शंस होता है तो उस रिएक्शंस को उसके सिंबल्स में लिख देते हैं और एरो से सेपरेट कर देते हैं LHS और RHS को, वही हमारा केमिकल रिएक्शंस कहलाता है। लेकिन केमिकल्स रिएक्शंस में बहुत कुछ पता नहीं चलता है, जैसे कि उसमें से वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है नहीं पता चलता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है नहीं पता चलता है, उससे हीट कितना निकला नहीं पता चलता है। जैसे एक हम लोग पढ़ते थे 5 में, देखिए 5 में पढ़ते थे कि कैसे हम लोग किसी चीज़ को बाइलेंस करेंगे, तो 2 से इंटू करके हीट एंड टेराइल मेथड में हम कोई भी इक्वेशंस को बाइलेंस कर देते थे। देखिए, तो इसके लिए बैलेंस कर देते थे, देखते थे कि कैसे दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, और बराबर करके हम लोग बैलेंस कर देते थे। देखिए जैसे 6CO2 प्लस 12H2O, ये सनलाइट में देखिए तो ये ग्लूकोज बनेगा, ये ऑक्सीजन बनेगा, ये हाई वाटर बनेगा। देखिए ये इस तरह से बैलेंस किया हुआ है। यहीं पर ये जो क्वेश्चंस जो दिया है 1 2 3, इन सभी क्वेश्चंस को आप बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, और बहुत VBI क्वेश्चन है। इसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस चौथा वीडियो में बना देंगे। यह तीसरा वीडियो है। यहीं पर अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।